नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। ये अक्सर कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो केंद्र की सियासत को प्रभावित करती है सीधे तौर पर। और आज की तारीख में जो लोकसभा में आंकड़ों का गुनागणित है उसके अनुसार तो जाहिर है बहुत ज्यादा ही प्रभावित करती है। लिहाजा यहाँ जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उस पर सबों की बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नजर रहती है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की जो खबरें हैं कि किस तरह आने वाले उपचुनाव को लेकर के जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा, ये तो सबों की निगाहों में है, क्योंकि 10 सीटें तय करेंगी केवल इस बात को नहीं कि वहां योगी आदित्यनाथ की सत्ता बनी रहती है या फिर उनकी कुर्सी हिल जाती है, बल्कि इस बात को भी तय करेंगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से केंद्र सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है। वो एजेंडा जिसको यकीनन इस बार के उपचुनाव में भी लागू किया जाएगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा। पर ये जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। 10 के तो सबों का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन बगल में बिहार में 4 सीटें वहाँ भी हैं उपचुनाव में, और वहाँ भी जो भी नतीजे आएंगे इन 4 सीटों पर, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को तय करेंगे कि किस तरह का प्रभाव ये केंद्र की राजनीति पर डालता है और कैसे कॉम्बिनेशंस जो हैं इन चुनावी नतीजों के बाद बनते हैं राज्य में, और कैसे वो सीधे केंद्र की सियासत पर असर डालते हैं। बिहार में खासतौर पर नीतीश कुमार की अपनी जो स्थिति है उसमें वो हमेशा चीज़ों को अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से जज करते रहते हैं, और कब वो पलट जाते हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। और शायद यही वजह रही होगी कि जब बहुत सी बातें सुनाई पड़ने लगी बिहार से, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले दिनों बिहार की यात्रा पर चले गए। 2 दिनों की यात्रा, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बहुत से सरकारी कार्यक्रम तो लगे हुए थे ही, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यूनिट के साथ, नीतीश कुमार सहयोगी के साथ तमाम बातें, और फिर आरजेडी पर ज़बरदस्त हमला करके उन्होंने अपनी राजनीतिक मौजूदगी को भी दर्शाया। जेपी नड्डा का बिहार और पटना से बड़ा पुराना संबंध है, आप जानते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पटना में पूरी की है। बहुत हद तक उन्होंने वहाँ अपने जीवन का एक बड़ा अंश भी बिताया है। स्कूली जीवन पूरा वहीं बीता। पिता उनके वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, तो जाहिर है कि वो बिहार की सियासत, मन मिजाज को बहुत बेहतर समझते हैं। उन्होंने एक बार फिर वहाँ पर जंगल राज बात को दोबारा से फिर से सतह पर ला करके और बहस में लाने की कोशिश की। ऐसे में जबकि आज की तारीख में पूरी हिंदी पट्टी में जो बहस है, राजनीति है, वो जातीय जनगणना के आसपास और आरक्षण के आसपास चल रही है। क्या यह आरक्षण और जातीय जनगणना की जो बातचीत है, इसको काउंटर करने के लिए जंगल राज की बात कही गई जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये बात उनके द्वारा कहा जाना ये छोटी बात तो हो नहीं सकती है। लेकिन मौका ही कुछ ऐसा था, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का हमला पटना जाकर के बोला। और मौका इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव इस तरह की यात्राओं पर पहले निकल चुके हैं, लेकिन ये आभार यात्रा जाहिर है उन 4 सीटों को भी ध्यान में रख करके निकाली जा रही होगी, जो कि आने वाले दिनों में चुनाव में जाने वाले हैं, जो कि तय करेंगे कि आखिरकार कौन कितना मजबूत है। और एक सेमीफाइनल की तरह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के तौर पर भी ये उपचुनाव देखा जा रहा है। लिहाजा 10 सीटें भले उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन बिहार की 4 सीटें और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पटना से पहुँचे, दिल्ली से पहुँचे पटना तेजस्वी यादव, तो पत्रकारों ने एयरपोर्ट पर उनसे पूछा कि भाई ये जो यात्रा आप निकालने जा रहे हैं, तो इसके अवसर पर जो आपके विरोधियों के द्वारा बयान दिया जा रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि आपको शून्य हासिल होगा, कुछ खास हासिल होने नहीं जा रहा है। और इस सवाल के जवाब में जो बात कह दी तेजस्वी यादव ने, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत डिफाइनिंग है, और जो राजनीति है बिहार की उसे एक तरह से वो
तय करती है, कहती है कि आखिरकार तेजस्वी अगर कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ न कुछ बातें उनके हाथ में ज़रूर हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि कई बार हमने इन लोगों से तात्पर्य उनका नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से है, हमने उनको मौका दिया, वो चले आते हैं, हमारे साथ आ गए और हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन अब सवाल नहीं उठता है, अब इस बात का प्रश्न नहीं उठता है, हम साथ होंगे, ये वो बताना चाह रहे हैं कि अब इसका प्रश्न नहीं उठता है, इसका सवाल नहीं उठता है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की कोई सरकार भविष्य में बन सकती है, उन्होंने आज कम से कम इस बात को खारिज कर दिया, अपनी यात्रा के पहले खारिज कर दिया। आरजेडी अकेले आगे बढ़ेगी बिहार की सियासत में, इस बात को एक तरह से कहते हुए अपनी यात्रा के ठीक पहले उन्होंने अपने कार्डर्स को संदेश दिया है, जिनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे और पलट करके वो फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे। ये तमाम प्रश्न जो घूमते रहते हैं, आरजेडी वर्कर्स के दिमाग में भी घूमते रहते हैं, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। और इस एक बार्गेनिंग चिप के दम पर जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नज़र में भी अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके जड़ के ऊपर भी तेजस्वी यादव ने अटैक किया है। ये बड़ी बात, क्योंकि इस तरह से आरजेडी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा आज तक कहा नहीं गया था कि नीतीश जी का अब साथ नहीं चाहिए, हम साथ नहीं रहेंगे अब। लेकिन आज दिल्ली से लौटते हुए पटना एयरपोर्ट पर ये बात कह करके तेजस्वी ने एक तरह से ये तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में अकेले तेजस्वी कांग्रेस और उसके तमाम जो सहयोगी हैं उनके साथ जाएगी, जेडीयू के साथ 2015 वाला कॉम्बिनेशन दोहराने का कहीं प्रश्न नहीं उठता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी रणनीति है जो कि कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर जिस तरह से आत्मविश्वास बन रहा है उस पर आधारित है। और वो मुद्दे हैं, आप जानते हैं, जातीय जनगणना का सवाल आरक्षण का। जातीय जनगणना के सवाल पर तेजस्वी यादव अपना रिकॉर्ड कोट करते हैं और वो कहते हैं कि हमने जब सरकार में रहते हुए इस बात को आरक्षण से जोड़ते हुए पूरी कहानी जो बनती थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो बिहार में करवाया ऐसे में जबकि केंद्र नहीं करवा रही थी। और बिहार में हमारी कोशिशों के दम पर, हालांकि वो गठबंधन सरकार में थे, लेकिन दावा उनका होता है कि हमारी कोशिशों के दम पर बिहार में जातीय जनगणना हुआ। आंकड़े भी आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में पब्लिश कर दिए गए थे वो आंकड़े भी सामने आ गए। उसके हिसाब से 65% आरक्षण वो भी सरकार ने तय किया कि होना चाहिए, ओबीसी और एससी एसटी मिला करके उसको पारित किया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अदालत में ये मामला उठा और पटना हाई कोर्ट ने पहले इसे खारिज किया, ये कहते हुए कि आरक्षण की सीमा 50% सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी जजमेंट में फिक्स कर दी गई है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई है। लेकिन तारीख पर जो तारीख पड़ रही है, इस बात को लेकर के वो जाना चाहते हैं लोगों के बीच में। दूसरी तरफ ये जो सुनवाइयाँ जो भी हुई हैं, तारीखें मिली हैं, इससे जो कि असंतोष बढ़ा होगा लोगों के बीच, वो इस बात को लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये कहना है कि साहब ऐसा है कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में इस 65% आरक्षण को आप डाल दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं डाला। उनकी सरकार है, वो चाहते तो डाल सकते थे। तो एक तरह से वो आरक्षण पर और जातीय जनगणना पर जो भी श्रेय है वो अपनी तरफ रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हमला भी करते हैं और कहते हैं कि वो 9वीं सूची में इसको नहीं डाल रहे। तीसरी तरफ वो एक स्थिति भी देख रहे हैं बनती हुई कि आखिरकार जातीय जनगणना पर केंद्र करती क्या है। समय बहुत कम है, अगले महीने से इस बात की संभावना है कि जनगणना शुरू होने वाली है। क्या उसमें जाति का कॉलम होगा? और अगर जाति का कॉलम है तब तो ठीक, वरना नीतीश कुमार के लिए एक मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाएगी और तब बहुत आसानी से तेजस्वी यादव उनको घेरे में ले लेंगे और ये पूछेंगे सवाल कि आखिरकार आप
उस दल के साथ क्यों हैं केंद्र सरकार में जो जातीय जनगणना के साथ नहीं है। अगर जातीय जनगणना केंद्र सरकार आदेश कर देती है तब तो जाहिर है ये सवाल वो नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस संभावना को भी टटोलते हुए तेजस्वी यादव ने आज अपने आप को फौरी तौर पर ही सही लेकिन उस संभावना से अलग कर दिया जिसमें कि आरजेडी और जेडीयू की फिर से सरकार तीसरी दफा बन सकती है, ऐसी बातें लोग किया करते थे। तेजस्वी यादव 2 दफे नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके जो 2 कार्यकाल हैं वो लगभग 37 महीने के आसपास अगर दोनों को जोड़े तो आते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अभी तक नौकरी देने वाला कार्यकाल के तौर पर ही प्रचारित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब उनके पास नौकरी वाला मुद्दा तो है ही साथ आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर के वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं। ये बात कही जा रही है कि समय पर ही चुनाव होंगे, लेकिन बिहार में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, ऐसा मानने वाले भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि प्रशांत किशोर फैक्टर और तमाम दूसरे फैक्टर्स समय पाएं और मजबूत हो जाएं। वो ये भी नहीं चाहते कि केंद्र सरकार जिसके वो साथी हैं उनके खिलाफ असंतोष और नाराज़गी कुछ मुद्दों पर जो है वो बढ़े, और इस कारण से वो चाहते हैं कि पहले चुनाव हो जाए। क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक संभावना बिहार चुनाव के साथ ज़रूर बनती है। और इसी कारण से कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं। वो जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार में वो अभी तक नहीं हुए हैं। आखिर क्या बात है कि अभी तक नहीं हुए हैं? क्यों हरियाणा के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ उनको घोषित नहीं किया गया? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो किए जा रहे हैं। एक उलझन में बिहार की राजनीति को आज एक निश्चित दिशा देते हुए तेजस्वी यादव अपनी आभार यात्रा से पहले, जिसमें कि उन्होंने कह दिया कि अब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन बात क्या यहीं ख़त्म हो जाती है? क्या पूर्ण विराम लग जाता है? क्योंकि दोनों की बातों पर बिहार की जनता को कहाँ भरोसा है। सब पलट जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और फिर ऐसा लग जाता है कि सारी बातें, नाराज़गी, पलटू चाचा, ये सब भूल करके फिर साथ आ जाते हैं। और क्या बिहार के लोगों में कहीं ना कहीं एक भावना घर कर रही है कि नई राजनीति को अवसर देना है, नए लोग आ रहे हैं, क्या उनकी तरफ भी देख रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि सामने होंगे। 13 सितंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है लालू परिवार के खिलाफ, उसमें सीबीआई की चार्जशीट पर क्या संज्ञान लेने जा रही है अदालत, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे राजनीतिक करियर तेजस्वी यादव का और दूसरे तमाम उनके परिवार के जो लोग हैं जो कि इस केस में मुलव्विस हैं उनका तय हो सकता है। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। नया समाज जुड़ता है क्या? क्योंकि उनकी यात्राओं में भीड़ बहुत होती है और भले ही वो कह रहे हैं कि केवल वो कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, वो भाषण नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि उनकी यात्राओं में भीड़ ज़बरदस्त होगी। सभी समर्थक कार्यकर्ता आ जाएंगे और ऐसे में इसका लाभ होता है कि नहीं सियासी तौर पर? क्या वोटों में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन पर रहेगी नज़र। इंतज़ार कीजिए कि आखिरकार तेजस्वी जब निकल रहे हैं तो ये यात्रा क्या गुल खिलाती है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए ये कि ये जो संभावनाएं हैं तेजस्वी यादव की वो कितनी उजागर हैं। बार बार उनके शिक्षा के ऊपर हमला बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शब्द गढ़ा है फेलस्वी तेजस्वी के लिए। बार बार उनकी 8वीं क्लास की शिक्षा को उभारते रहते हैं प्रशांत किशोर। क्या ये बिहार की जनता पर असर करने वाला है या फिर तेजस्वी एक विकल्प के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और उन पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।